रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। ओके भाई, बच्चों की चैट क्यों नहीं आ रही? ये क्या हो रहा है? ओ ये क्या हो रहा है? चैट नहीं आ रही बच्चों की। एक बार यहीं पे रिफ्रेश कर। स्टॉप कर दे रिकॉर्डिंग फिर। स्ट्रीमिंग भी। टाइम भी लगी और फ्रेश भी लगी, जितने करेगा एक साथ नया नीचे अंदर से मदद करेगा। मोबाइल में चल रही है क्या चैट? आगे 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 चल। बाय 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 बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो अर्जुनास, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी अब चलेगी चलेगी। वेलकम 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 वंस अगेन टू अर्जुना जेई। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। चैट जो है वो थोड़ी देर के लिए कुछ रुक सी गई थी और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है जब शुरुआत में मुश्किलें आती है ना तो अंत बड़ा शानदार होता है। तो आज एक शुरुआत में थोड़ा सा एक हसल था 2 मिनट का, बट वी हैव कम बैक एंड वी हैव कम बैक स्ट्रॉन्गर।
यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यार आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज वो चैप्टर और वो क्या बोले हम, व्हाट डू कॉल इट, ए फेस ऑफ लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। जब आज से कुछ साल बाद आप भी आईआईटी वगैरह कंप्लीट करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में होंगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, तब जब आपके नाम पे जब कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी, तब उसमें ये चैप्टर आएगा कि क्लास 11th में जब हम गए थे। यस, वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर श्योर। और आइए फिर शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 11th का सबसे बड़ा पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, वही मैं आप लोगों को टीच करूंगा। मेरा नाम है अमित महाजन। इट्स बिन अप्रोक्सीमेटली 2 दशक हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, लगभग 20 साल, ठीक है। और इन पिछले 20 सालों में मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम किया है जो कि नेशनल रिप्यूट के हैं। उनमें एज ए फैकल्टी काम किया है, एज वेल एज HOD केमिस्ट्री भी रहा हूं, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री भी रहा हूं। और यार वैसे मैं MSc डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूं, नेट क्वालिफाइड हूं, गेट क्वालिफाइड हूं, नेट क्वालिफाइड हूं विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 57 एंड गेट क्वालिफाइड हूं विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 511, ठीक है। एंड आप जैसे ही बहुत शानदार शानदार बच्चों को इस पूरी जर्नी में मिलने का मौका मिला, इसी कारण जो हमारे साथ मेहनत करते रहे और उनका रिजल्ट भी बड़ा शानदार रहा। आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स जिनका सिंगल या डबल डिजिट रैंक रहा है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे वो जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, चाहे वो KVPY हो, चाहे वो नीट हो, चाहे पहले एम्स का एग्जाम भी अलग हुआ करता था उसमें हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर द एक्कोलेट्स दैट यू गिविंग इट टू मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल बेस से उठाया जाएगा और इसको एडवांस तक लेके जाया जाएगा। पढ़ाने का तरीका यही होगा यार, क्योंकि आप स्कूल का एग्जाम भी देने वाले हो, तो ऑब्वियसली स्कूल का, जेई मेन का और जेई एडवांस का, तीनों का लेवल टच किया जाए, ठीक है। आइए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज क्या क्या पढ़ेंगे हम, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, तो आज क्या क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे यार इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, कहां कहां यूज होती है जनरल केमिस्ट्री, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे और कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। क्लास लेने से पहले कुछ रूल्स ऑफ द क्लास हैं जो मैं आपको वर्बली एक बार बता देना चाहता हूं। शांत जगह पे आप बैठे होने चाहिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। आज एक नई कॉपी होनी चाहिए आपके पास, क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री सारी आप उसी में करेंगे। और शांत जगह पे बैठे हो, आपने हेडफोन लगा रखा हो, चेयर पे बैठे हो, ये नहीं कि आप कहीं बेड वगैरह पे बैठ के क्लास ले रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। आप मेक श्योर करिए कि हमेशा क्लास के शुरुआत में आए, मिडल ऑफ द क्लास। उतना टॉपिक नहीं हो पाएगा कि डीपीपी दे पाए, कल से आपको रेगुलरली डीपीपी। हाँ, अब ठीक हो गया। थम्स अप शो करिए एक बार, लैग हो गया था शायद कुछ सेकंड्स के लिए। क्या अब ऑडियो वीडियो ठीक है? थम्स अप शो करिए एक बार। यस यस यस, इट्स ओके 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 ओके। ओके, हाँ, तो ये कुछ आज के टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ द क्लास मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछेगा अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो, और मैं डाउट सेक्शन में मैक्सिमम टाइम रहता भी हूं और
मेरे साथ और भी बहुत सारे टीचर्स रहते हैं हमारे पीडब्ल्यू के, जो आपके डाउट्स को मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक डाउट को एक ही बार पूछिए। अगर उसी स्लाइड पे जाके डाउट पूछ रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए किसी वही बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है तो वहीं पे क्लिक कर दीजिए। बार बार सेम डाउट ना पूछें, क्योंकि एक ही डाउट को बार बार बताना थोड़ा मुश्किल होता है। सेम डाउट है तो वहीं पे क्लिक कर दें। हाँ, कोई नया डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है भैया कि जो रिपीट किया जाए। शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। क्लास 11th में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, टेक इट सीरियसली, क्लास 11th में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे फील करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप क्या गलती करने वाले हैं ताकि वो गलती ना करें। एक बार इस गलती से अगर आपने सीख लिया, क्लास 11th और 12th की जर्नी आपकी बहुत शानदार होने वाली है। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया टीवी सीरीज रही है यार, गेम ऑफ थ्रोन्स। उसमें भी एक बच्ची होती है और एक टीचर होता है। उसकी स्टूडेंट की कहानी से ही एक इंस्पायर किया हमने। वो बच्ची भी बिल्कुल आप ही की तरह होती है, शुरू में 14-15 साल की, बहुत छोटी सी, नादान सी, और वो अपने टीचर से तलवारबाजी सीखती है। ठीक है, शुरू में क्योंकि नादान होती है तो थोड़ी बहुत गलतियां करती है, बट उसके टीचर उसको एक बात समझाते हैं, वो ये कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड इट्स नेम इज डेथ। तो आज अगर डेथ आएगी तो तुम क्या कहोगी? तो वो पूछती है कि मैं क्या कहूंगी। वो कहता है कि तुम्हें जवाब देना है नॉट टुडे। आज जो है वो डेथ नहीं लेके जा सकती मुझे, बाकी किसी दिन क्या होगा उसका पता नहीं। सिमिलरली मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो फ्यूचर में। मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसको होने मत दीजिएगा। वो भी यही है, क्या? देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। What do we say to backlog? ठीक है, और वो क्या कहेंगे बैकलॉग को? नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथ का। बाकी किसी दिन कुछ भी होगा, क्या होगा पता नहीं, बट आज की जो डेट है, 5 जून की जो डेट है, आज बैकलॉग नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डेली लाइफ में कहां कहां यूज की जाएगी? बहुत ऐसी जगह है जहां पर केमिस्ट्री यूज की जाएगी। क्या हम दुनिया की हर एक चीज डिस्कस करेंगे जहां पे केमिस्ट्री यूज की जाएगी? आंसर है नो। हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि जेई मेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में लिए उसके ऊपर जाना पड़ेगा, वो भी जाएंगे चैप्टर के दौरान, बट जो एनसीईआरटी को भी हम बेस मान के चलेंगे ताकि आपका स्कूल और जेई मेन का एग्जाम अच्छा हो सके। तो कहां कहां पर केमिस्ट्री यूज होती है? सबसे पहला है दैट इज सप्लाई ऑफ फूड। जैसे लग रहा है ना, बहुत फर्टिलाइजर वगैरह मिले हुए हैं इसको, है ना, जैसे लोगों के डोले शोले होते हैं, देख रहे होंगे आप इस ट्री के भी बहुत सारे डोले बने हुए हैं। सिमिलरली फूड को बनाने के लिए भी कई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। उन फर्टिलाइजर्स को क्रॉप को दिया जाता है ताकि हमें क्रॉप जो है वो अच्छे अमाउंट में मिल सके। सर कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं? वो ये है, एक है बेटा यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। एक और है बेटा अमोनियम सल्फेट। सर फर्टिलाइजर साथ साथ लिखते रहिए, चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं होना चाहिए, नोट्स बनाने पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और नोट्स बनाते टाइम भी ऊपर देखेंगे, नीचे लिखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ऊपर देखा फिर नीचे लिखा, फिर ऊपर देखा फिर नीचे लिखा, ऐसे नोट्स नहीं बनेंगे। अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला होता है उसका, केमिकल फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट। एक और है बेटा सोडियम नाइट्रेट। केमिकल फॉर्मूला होता है NaNO3। ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो क्रॉप्स को दिए जाते हैं। ठीक है, ये लिखना है, हाँ गुरुजी लिखना है। ठीक है,
ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, ये कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो क्रॉप्स के लिए यूज किए जाते हैं ताकि उनसे आउटपुट अच्छा निकल सके, क्रॉप की यील्ड अच्छी हो। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, आपने देखा होगा यूरिया का आईयूपीएसी नेम, पढ़ ले भाई, जो पढ़ा रहा हूं ना पढ़ ले, है ना। अभी बताना शुरू करूंगा तो छिलनी शुरू हो जाएगी, बेटर है बचा के रखो, पूरी 11th है 12th है ना, आज 11th की पहली क्लास है, क्लास 12th का एंड नहीं है, जब हो जाएगा तब बात करेंगे, ठीक है। क्रॉप क्या होती है, बताओ बेटा इसको, क्रॉप क्या होती है? खेती करते हैं तो क्या निकलती हैं, फसलें निकलती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉप बोलते हैं। आइए टॉपिक की तरफ। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं बेटा? आपने देखा होगा मार्केट से बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वाले आइटम्स मिलते हैं, जैम हो गया, जेलीज हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है। रुकिए, पहले करेंगे चैट को बंद, ये हो जाएगी बंद, अपने आप आराम से शांति हो जाएगी, थोड़ी देर में करेंगे चैट ऑन। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स, जैसे जैम हो गया, जेलीज हो गई, और भी बहुत सारे हैं। मार्केट से चिप्स खाते हो, 6-6, 8-8 महीने जो है उनकी शेल्फ लाइफ होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रिजर्वेटिव है सबसे कॉमन जो फूड को खराब होने से बचाता है? नाम दिया हुआ है सामने, सोडियम बेंजोएट। जो मैं लिख रहा हूं वो आपको लिखना ही लिखना है, ये इमेजेस नहीं बनानी है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए दी गई है। ये रहा सोडियम बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला, C6H5COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। 10 के सेकेंड का टाइम, जिसने ना लिखा हो थोड़ा पीछे हो वो लिख ले ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। अभी आपने देखा था कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा था, इवन उस क्राइसिस में भी पॉलिटिक्स बीच में आ गई, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हैंड सैनिटाइजर, उस पर भी अनफॉर्चुनेटली एक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए 18% जीएसटी लगा दिया गया था। कोरोना भी यही सोच रहा होगा, हाँ ये कर लो पहले, लोगों की जिंदगी बचाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जीएसटी से पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट फिर सरकार ने हटा लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइए, जो केमिकल यूज हुआ है कोविड-19 क्राइसिस से, कोविड-19 को स्प्रेड करने से बचाने के लिए, जिसने शायद करोड़ों जिंदगियों को बचाया होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो कौन है? दैट इज सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में कई प्रकार के अल्कोहल पाए जाते हैं, बट जनरली 2 कॉमन अल्कोहल थे जो यूज हुए, एक है प्रोपेन 2-ऑल, इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं, ये है प्रोपेन 2-ऑल। फिर इसका नाम प्रोपेन 2-ऑल ही क्यों आया, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे, अभी के लिए ठीक है। और भी था, इवन इथेनॉल को भी यूज कर लिया था इन्होंने सैनिटाइजर में। वैसे मेनली सैनिटाइजर यही है। ये मत सोचिएगा कि कोविड-19 क्राइसिस पहली बार था जब आप प्रोपेन 2-ऑल या सैनिटाइजर के संपर्क में आए हैं, ठीक है। बचपन से जब भी आपको इंजेक्शन लगा है, बचपन से जब भी आपको इंजेक्शन लगा है, भाई तुम वाकई 10th पास करके आए यार, और कहीं जाने तो 10th भी पास नहीं करके आए। आइए, चैट बॉक्स बंद ही है बेटा, मैं नया नया हूं ना तुम्हारे बैच में, तुम्हें तो आदत पड़ी हुई है स्पैमिंग की, मुझे आदत नहीं है ना स्पैमिंग झेलने की, तो मैं भी सीख रहा हूं तुम्हारे साथ। आइए, ठीक है। बचपन से जब भी आपको इंजेक्शन लगता है बाबू, ठीक है, तब उससे पहले एक वो कॉटन नहीं लगाया जाता आपकी बम पे, है ना, हाँ वो कॉटन में यही केमिकल होता है, दैट इज प्रोपेन 2-ऑल। सैनिटाइजर यूज्ड इन
कोविड-19 क्राइसिस, है ना। कोविड से बचाने में इसने बहुत हेल्प करी है, ठीक है। और कुछ मेडिसिन के नाम बताता हूं। सर मेडिसिन तो लाखों करोड़ों अरबों मेडिसिन हैं, क्या सारी मेडिसिन की बारे में बात करनी है? नहीं, मैंने बोला हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। मेडिसिन लाइक टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, ये दो मेडिसिन के नाम हैं। फॉर्मूला अभी आपको इनका करना नहीं है, इसी कारण नहीं लिख पा रहा हूं। ये यूज हुई है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। कहां यूज हुई है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। एक और मेडिसिन भी है बेटा, AZT नाम है इसका, एजिटोथाइमिडीन। ये यूज हुई है इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। जेईई मेन में छोटी से छोटी चीज भी पूछी जाती है, ठीक है। एडवांस में तो टफ क्वेश्चन भी होते हैं, बट ऑब्वियसली ये तो आज पहली क्लास है तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। सेविंग द एनवायरमेंट, ठीक है। आज से कुछ साल पहले अगर आपने देखा होगा, आपके घर में कोई पुराना फ्रिज होगा तो उसके अंदर जो गैस यूज करी जाती थी वो इसकी होगी, CFC, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज के अंदर यूज करी जाती थी, ठीक है सर। सर ये फ्रिज के अंदर यूज करी जाती थी वो तो पता है, बट इससे एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ता था? ये गैस जब हायर अप इन द एटमॉस्फेयर चली जाती है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर चली जाती है, तो एक लेयर होती है ओजोन की, वो क्या करती है, सन से जो हार्मफुल रेज आती है ना, ओजोन उसको एब्जॉर्ब करती है। ये रहा सन से जो हार्मफुल रेज आ रही हैं, ओजोन की लेयर है यहां पे, ये इन हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब कर लेता था, अर्थ पर नहीं आने देता था। बट ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हायर अप इन द एटमॉस्फेयर चले जाते हैं, यहां पर ये ओजोन होल क्रिएट कर देते हैं। ओजोन क्या क्रिएट कर देते हैं? ओजोन होल, ओजोन की लेयर में होल क्रिएट कर देते हैं, जिससे ये सन की हार्मफुल रेस, अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ पे पहुंचने लगी। और अगर ये नॉर्मल लोगों पर पड़ेंगी तो इनको ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती हैं, स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती हैं। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये यूज किए जाते थे रेफ्रिजरेंट में। कहां यूज किए जाते थे? रेफ्रिजरेंट्स में। एंड इट क्रिएट्स ओजोन होल। क्या क्रिएट कर देता था? ओजोन होल, विच बाय विच लिख देता हूं, ओजोन होल बाय विच सन्स हार्मफुल यूवी रेस, सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है उससे पास हो जाती थी, कैन पास थ्रू इट एंड इट कैन कॉज स्किन कैंसर। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए एनवायरमेंट को बचाने के लिए आज की डेट में यूज किए जाते हैं, दैट इज HCFC। क्या यूज किए जाते हैं? HCFC, HDFC नहीं, HCFC, ठीक है। चैट ओपन कर देते हैं, मैंने BM को बोल दिया है चैट मॉनिटर करें ताकि
नाउ CFC is replaced by safer alternative. टाइमिंग मत करिएगा, ब्लॉक हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। बाकी मर्जी आपकी है, ट्राई करना है, ट्राई करके देख सकते हैं, मेरे पे असर कुछ नहीं होता। रिप्लेस बाय सेफर ऑल्टरनेटिव HEFC। ना मैं चिल्लाता हूं, ना मैं गुस्सा करता हूं, मैं सीधा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराता हूं, बस खत्म, टाटा बाय बाय। क्योंकि जो वो वाला जख्म है ना, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने वाला, वो बड़ा गहरा जख्म है बेटा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये ओजोन होल क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। सर प्लीज राइट क्लियरली, बेटा ऐसे ही क्लियर, इससे क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, लिख लेंगे तो डन लिखिएगा। चलिए सर, हाउ टू रिमेंबर दीज केमिकल फॉर्मूला, लिख के देखिए, याद करिए, लिख के देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करना शुरू करेंगे मैटर के बारे में, ठीक है। लिखा हुआ है कि दीज पीपल प्रूव्ड दैट एज, वेट और कलर डजंट मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैटर किसे बोलते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका अपना कोई मास हो, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा, ठीक है। कोई भी चीज जिसका अपना मास है, ठीक है, दूसरा वो कोई जगह घेरती हो, जहां पर भी रखी जाए वो जगह घेरे। जैसे इस चीज को मैं यहां पे रखूंगा तो इसने यहां पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, इसी चीज को यहां पे रखूंगा तो यहां पर भी इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, और इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? मैटर। बहुत सारे एग्जाम्पल मैटर के आपके सामने दे रखे हैं। मास हो गया, किताब हो गया, ठीक है, ये सारे मैटर हैं। पेंसिल मैटर है, इरेजर मैटर है, शॉर्पनर मैटर है, ठीक है। कोई भी चीज जिसका अपना मास हो और उसको जगह घेरे, उसे क्या बोलेंगे आप? मैटर, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात बताइएगा, मैं अभी लिखता हूं, मुझे बताइए क्या ये मैटर है? थॉट, सोच, क्या ये मैटर है? अरे सोच बोला है मैंने, सोच नहीं बोला है, सोच बोला है ना। कईयों की वैसे सोच नहीं होती, वो शौच ही होती है, वो वाली नहीं, सोच, है ना। जल्दी से बताइए, क्या सन रेज मैटर है? रुक जाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर चलने दो, मैं बताऊंगा सन रेज मैटर है कि नहीं। जो आज बता रहा हूं पहले उस पर ध्यान दीजिए प्लीज, जल्दी से बताइए। सबका आंसर आना शुरू हो गया है। आंसर है नो, इट्स नॉट मैटर। हाँ, कहीं कहीं वो भी तो होते हैं, वो जो बैच परचेज कर लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि तुम बैच में रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे? वो कह रहे मेरा मन नहीं करता। मन है ना, मन कहां होता है शरीर में? दिल में, दिल और गुर्दों के बीच में, कहां? किडनी के पीछे कहां होता है मन? मन जो है, मन आपका, है ना। मेरा मन क्यों तुझे चाहे, है ना। जल्दी से बताइए, क्या मन एक मैटर है? दिल तो मैटर है, दिल है ना, दिल, हार्ट वो तो है। मन बताइए, मन भी मैटर नहीं है ना। मन नाम की कोई चीज नहीं होती। मन की जगह वो वर्ड होना चाहिए कामचोर, है ना। हाँ, जो कामचोर होते हैं ना, उनका पूरा शरीर ही मन है होता है, ठीक है। और जो कामचोर नहीं होते, जिनको काम करना होता है, उनके शरीर में मन तो नहीं होता एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, फीलिंग्स। ओह, याद है ना, उसने आपकी फीलिंग्स हर्ट कर दी थी। हाँ, तो बताइए, फीलिंग्स मैटर है क्या? फीलिंग बताइए, आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो तो जरूर बताइए, है ना।
यस, ये भी मैटर नहीं है। बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज, बहाना देना, बहाना, एक्सक्यूज, बैच ले लिया और क्लास ना पढ़ने का बहाना देना, बहाना क्या है? क्या ये भी मैटर है? जी जी जी, आंसर है यस, ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने मैटर के भी दे दिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों के भी दे दिए हैं जो मैटर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आप कितनी अटेंटिवली क्लास ले रहे हैं। इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, फिर मुझे इसका आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, नहीं तो पोल बना हुआ आएगा, ऐसा पोल बना हुआ आएगा आपके जो भी मोबाइल है, टैब है, जहां पर भी देख रहे हैं, उस पोल में भी आप दे सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर? इसी से पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव हैं क्लास में। चैटिंग करने आए हैं, स्पैमिंग करने आए हैं, कि आईआईटी में सिलेक्शन लेने आए हैं। ठीक है, चलिए मैं भी करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फर्टिलाइजर? क्या यूरिया एक फर्टिलाइजर है? आज ही लिखवाया है, यस। क्या सोडियम नाइट्रेट? यस सर, इसका फॉर्मूला था NaNO3। यूरिया का फॉर्मूला था NH2CONH2 और इसका फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट। ये भी फर्टिलाइजर है, ये भी फर्टिलाइजर है, ये भी फर्टिलाइजर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टॉप करेंगे हम पोल को। अब देखेंगे रिजल्ट, देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। आंसर है मोर देन 67% बच्चों ने आंसर दिया, विच इज वेरी वेरी गुड। बेटा, कईयों ने ना गलती से बस पहला ऑप्शन देखा, देखो यही मिस्टेक्स हैं, इन्हीं से सीखना है। पहला ऑप्शन देखा, वो यूरिया था, वो फर्टिलाइजर होता है, उसी को लगा दिया, बाकी ऑप्शन पढ़े नहीं। आपको बाकी ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। यही 23% यहां आ जाता तो ये आराम से 90% से पार चला जाता। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर दिया है आदिल ने, फिर मयंक है, फिर प्रबल प्रताप है, फिर हिमांशु है, फिर निकिता है। वेल डन आपको भी और बाकी सब बच्चों को भी जिनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकली आप मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहले एक है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। पहले किसके बारे में बात करेंगे हम? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सबसे पहले सॉलिड के बारे में बताइए। मेरे ख्याल से क्लास सेकंड या थर्ड में साइंस या ईवीएस की जो किताब होती है वहां से शुरू कर देते हैं हम सॉलिड। क्या वाकई सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें पार्टिकल्स की शेप भी फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है? बी क्विक, जल्दी जल्दी बताइए। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव definite shape and definite volume. जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक सॉलिड है। इसकी शेप पता कैसी है? क्यूबॉइड जैसी है ना, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो क्यूबॉइड जैसी शेप है इसकी। ठीक है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो आप इसकी वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालना आता है ना, मैथ्स पढ़ा है ना 10th क्लास तक। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फिक्स्ड है इसकी। ठीक है सर, तो सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड शेप होगी और डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। यस। क्या सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं? इसके अंदर के पार्टिकल्स क्या होंगे? ये जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो सारे क्या होंगे?
पास पास होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और इनके पार्टिकल्स रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं, ये अगर मेरे हाथ में यहां है तो थोड़ी देर बाद भी यहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजिड, क्या होंगे, रिजिड। रिजिड का मतलब अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, तभी तो पास पास होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम FOA भी लिखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। नेक्स्ट बात करेंगे हम लिक्विड के बारे में। ठीक है, फिक्स पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये लिख दिया है हमने कि रिजिड होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, लिक्विड्स की क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बट उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास सामने दो लिक्विड पड़े हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर राइट नाउ, ये कॉलिन है मेरे ख्याल से, यस, इसके अंदर राइट नाउ 250 ml जो है वो कॉलिन है। अब उसकी बट वॉल्यूम तो 250 ml रहेगी, चाहे मैं इसमें डालूं और चाहे मैं इसमें डाल दूं, है ना। ये अगर ये 250 ml था तो 250 ml ही रहेगा, बट इसकी शेप चेंज हो जाएगी। राइट नाउ ये थोड़ा कोन जैसी शेप में है या जो भी शेप में है, अगर इसमें डाल दूंगा तो सिलेंडर वाली शेप में आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर 250 ml है तो 250 ml ही रहेगा। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। यहां पर पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। सॉलिड में सबसे पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं। और यहां पर पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव। मान लीजिए पानी है, वो आपसे गिर गया, है ना। वैसे भी आपने जिंदगी में हो सकता है बहुत बार रायता फैलाया हो, है ना, रायता भी फैल जाता है, पता ही है, लिक्विड है, जमीन पे गिरेगा या कहीं पर भी गिरेगा तो वो फ्लो करेगा ही करेगा। सो पार्टिकल्स कैन मूव, देयरफॉर लिक्विड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बच्चा कह रहा है वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा। अच्छा बेटा, इसकी अगर 250 ml वॉल्यूम है, इस 1 लीटर वाली बॉटल में डाल दूंगा तो ये 250 ml की जगह 500 ml हो जाएगा। ऐसा जादू करके दिखाते हो? ऐसा जादू अगर करते हो तो बताओ, आपको मैं अपने घर बुलाता हूं। मेरे पास ये एक कॉलिन की बॉटल है, मुझे लगता है 10 15 20 दिन 1 महीने में खत्म हो जाएगी। इस बॉटल से 50 बॉटल्स बना दो कॉलिन की, है ना, बना दो यार, तुम्हारा भला होगा यार, नोबेल प्राइज भी दिलवाएंगे हम आपको। ठीक है, क्या पाउडर सॉलिड होता है? हाँ बेटा, पाउडर सॉलिड होता है। लिक्विड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरी बात क्या है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे स्ट्रांग होती है, लिक्विड में थोड़ी वीक होती है। ठीक है, लिक्विड हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, FOA इज लो एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, एज कंपेयर टू
लिक्विड में उससे कम, और गैस में क्या होगी, सबसे कम होगी। आप इसे देख सकते हैं, 10-15 सेकेंड लिख सकते हैं। तब तक मैं देखूं किसी बच्चे ने, विच केमिकल इज यूज्ड टू प्रिजर्व चिप्स। सोडियम बेंजोएट हो सकता है। यूरिया इज नॉट डेंजरस फॉर कंजप्शन, देन हाउ इट कैन बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। उसके बाद हम धोते भी हैं और वो कंज्यूम भी हो जाता है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो मूव, व्हाई नॉट। सॉलिड्स कैन ऑल्सो मूव, व्हाई नॉट। या सॉलिड मूव क्यों नहीं करते हैं, आप ये कहना चाहते हो, या सॉलिड्स कैन ऑल्सो, पता नहीं बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सॉलिड मूव क्यों नहीं करते हैं, तो मैं उसका रीजन दे देता हूं आपको। सॉलिड में पार्टिकल एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, इसी कारण वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और देख लें तब तक। रबड़ बॉल सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होगा। व्हाट अबाउट रबड़ बैंड। रबड़ बैंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाम है आपका यश पटनी, और मेरे को लग रहा है आज का सबसे अच्छा डाउट आपने पूछा है अभी तक। यश ने पूछा है, कह रहा रबड़ बैंड की शेप। सर रबड़ बैंड जो है वो तो कोई भी शेप ले लेता है। आप उसका स्क्वायर बना लो, आप उसका रेक्टेंगल बना लो, आप उसकी ट्रायंगल बना लो, आप उसका हार्ट बना लो। आपने तो बोला यहां पर डेफिनेट शेप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से इट अगेन, यू हैव ए वेरी गुड माइंड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब आपका आंसर। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रू सॉलिड, एक होता है अमरफस सॉलिड। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है और जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो डेफिनेशन है ट्रू सॉलिड की। किसकी? ट्रू सॉलिड की। उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। बट जो आपने लिखा है रबड़, वो होता है अमरफस सॉलिड्स, ठीक है, या जिनको सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। सर उनके बारे में कब पढ़ाओगे? क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। जब वो पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। क्या फायर सॉलिड है? नहीं। तो एक आध और डाउट देखिए। इज अमोनिया सल्फेट एंड फॉर विच टाइप ऑफ ट्रीज इट इज यूज। पता नहीं बेटा, मैं एग्रीकल्चर थोड़ा पढ़ा रहा हूं, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। पाउडर सॉलिड है, क्रीम सॉलिड, आई मीन कोलाइड है, स्पॉन्ज सॉलिड है, टैल्कम पाउडर सॉलिड होते हैं, सॉल्ट क्रिस्टल्स में होते हैं, शेप भी बदल लेते हैं। तो वो फिक्स शेप कैसे बता दिया मैंने आपको अभी। अमरफस। इज दिस बैच गुड फॉर एनडीए। इसको ब्लॉक करना है अभी मैं सर प्रकाश सर, ये ब्लॉक होना चाहिए, ये कोई डाउट थोड़ा। बैच गुड फॉर एनडीए, ये पढ़ाने आया हूं मैं। क्लाउड्स कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, क्लाउडल सॉल्यूशन में आप पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट इसी में पढ़ेंगे, हाँ जी। पाउडर कैन ऑल्सो टेक एनी शेप, यस। एग इज सॉलिड। अब पता नहीं आप कौन से एग के बारे में बात कर रहे हैं, आप बॉइल्ड एग के बारे में बात कर रहे हैं कि नॉर्मल एग। नॉर्मल एग तो लिक्विड होता है, बॉयल होने के बाद सॉलिड हो जाता है वो। आइए नेक्स्ट बात करते हैं जी, गैस। डाउट ग्रुप में वही लिखें जो आपको आज की क्लास से सॉलिड हो। मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं ब्लॉक नहीं करवाऊंगा, मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराऊंगा, पहले बता रहा हूं। सीनियर हूं, बहुत प्यार से बात करता हूं। अगर सामने से रिस्पांस अच्छा आए तो और प्यार से बात करता हूं, और अगर सामने से रिस्पांस खराब आए, चिल्लाता नहीं हूं, अपन सीधा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराते हैं। कुछ लेना देना नहीं अपना, क्यों चिल्लाना। जब भगवान ने हमें पावर दी है हमारी ऐप में कि सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, 4,500 रुपए का नुकसान होगा, अपने आप नानी याद आएगी, ठीक है ना। वो तो चलो छोड़ो, 4,500 रुपए मैटर नहीं करते, जिंदगी का एक ढर्रा बदल जाएगा, ठीक है। आइए सर, फायर क्या होती है? फायर प्लाज्मा स्टेट में आती है, थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। गैस के बारे में बात करते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी डेफिनेट शेप होती है, ना इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। कैसे डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होती? देखिए मैं एक्सहेल करने लगा था कार्बन डाइऑक्साइड, माउथ में भर लिया राइट नाउ मैंने, तो ऑब्वियसली स्फीयर की शेप में आ गया, क्योंकि माउथ के अंदर की शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है। अगर इसी माउथ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, अगर मैं इसके अंदर डाल दूं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स की शेप क्या हो जाएगी? सिलेंडर जैसी हो जाएगी, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में है। तो इनकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती है, इनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। जैसे मैंने माउथ के अंदर रखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे देखिए, हो सकता है मेरे माउथ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, या एयर थी, जो भी थी, ठीक है, उसकी मैंने वॉल्यूम थी आधा लीटर मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं उसी को इसके अंदर फूंक मार दूं, है ना, उसी एयर को, जो भी थी वो एयर इसके अंदर फूंक मार दूं, तो वो सारी की सारी एयर इसके अंदर चली जाएगी। अब उसकी शेप क्या हो जाए, अब उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? अगर ये 1 लीटर का है तो 1 लीटर की हो जाएगी। इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है, जिस कंटेनर में डाल दो ये उसी कंटेनर की वॉल्यूम को ले लेते हैं, ठीक है। गैस
नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. They take the shape of the container. They take shape and volume of container. शेप भी गैस की वही हो जाएगी जिस कंटेनर के अंदर आपने रखा है. राइट नाउ मेरे माउथ के अंदर गैस है स्फेरिकल शेप में. अगर उसे मैं निकाल के इसके अंदर डाल दूं, इस क्यूबॉइड के अंदर, तो ऑब्वियसली उस गैस की शेप भी क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड हो जाएगी. माउथ के अंदर रखा हुआ था, मान लेते हैं राइट नाउ वॉल्यूम 1 लीटर है, इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं 2 लीटर है. अगर मैं निकाल के इसके अंदर डाल दूं एयर वो, तो अब उस एयर की वॉल्यूम भी कितनी हो जाएगी, 2 लीटर हो जाएगी. तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है. इनकी ना कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. हाँ प्रिंस, रिपीट ही कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, सुन तो ले. नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. दे टेक शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड. पार्टिकल्स कैन मूव, जैसे लिक्विड में मूव कर सकते हैं, यहां पर तो बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं, है ना. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रैपिडली, बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं. घर में रसोई गैस रखी होती है. अगर वहां से अनफॉर्चुनेटली उस सिलेंडर से गैस लीक हो जाए, आप उस रसोई से कितनी भी दूर क्यों ना बैठे हो, 1 रूम दूर बैठे हो, 2 रूम दूर बैठे हो, 3 रूम दूर बैठे हो, बहुत जल्दी से आपको स्मेल आ जाती है. विद इन 2 और 3 मिनट्स, ठीक है, आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल. और पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रैपिडली. हियर FOA, force of attraction, is least among solids, liquid and gas. सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में ही होती है. इसी कारण तो पार्टिकल दूर दूर होते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं आप एक क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. 10 सेकेंड का टाइम दे दें ताकि जिन्होंने ना लिखा हो वो लिख लें और हम आगे बात करें. ये रहा क्वेश्चन. क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और हमें आंसर दीजिए. इसका तो नीचे कर देते हैं. अगर आपका पोल ना चले तो आप आंसर देंगे चैट बॉक्स के अंदर. उतना ही इंपॉर्टेंट है आंसर देना, चाहे चैट बॉक्स में दे चाहे वोट करके दे, डज नॉट मैटर, बट आंसर जरूर देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां पर ये लिक्विड आएगा, टाइपिंग एरर है. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखे हैं वेसल 1 में, 2 में, 3 में. बताइए वेसल 1 में कौन सा है, 2 में कौन सा है, 3 में कौन सा है. क्या आपको 3 में नजर आ रहा है, पार्टिकल सबसे पास पास है. ये किस में होते हैं सर, ये होते हैं सबसे पास पास. कहां पर होते हैं सर, सॉलिड में होते हैं. यहां पर पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर है, देखो यहां पर सबसे पास है, यहां पर थोड़े थोड़े दूर है. सर ये लिक्विड में होते हैं. और यहां पर पार्टिकल सबसे दूर है, ये इससे, ये इससे, ये इससे बहुत दूर है, इनसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये गैस में होंगे. यानी कि फर्स्ट वाले में गैस है, सेकंड वाले में लिक्विड है, थर्ड वाले में सॉलिड है. फर्स्ट वाले में गैस है, सेकंड वाले में लिक्विड है, थर्ड वाले में सॉलिड है. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्या, ऑप्शन नंबर सी. अब देखते हैं कितने सारे बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है. 85% बच्चों ने सही दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड. यश है, अनुज है, नितिन है, आयुष है, तन्मय है. वेयर आर द गर्ल्स, बैकअप, है ना. लड़कियों अपनी पावर दिखाओ. आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज
प्लाज्मा स्टेट के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस आप जनरली पढ़ते आए हैं। एक और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होती है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। ये क्या होती है? इट एग्जिस्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे या लो प्रेशर पे पाई जाती है। जब गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या प्रेशर बहुत कम हो, दोनों भी हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर या दोनों इकट्ठे, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दोनों में से कोई एक या दोनों, दोनों में से कोई एक या दोनों, ऐसे लिख दो। और एंड, या तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर दोनों होगा गैस का, या आइदर हाई टेम्परेचर होगा या लो प्रेशर होगा। और इसमें गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं। मैं बताता हूं आयोनाइज का मतलब क्या होता है। आयोनाइज का मतलब होता है गैस, या गैस क्या, आयोनाइज का सिंपल मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाना। क्या? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपने सिर्फ अभी तक, प्लाज्मा स्टेट के बारे में अभी तक, ठीक है, मोल्टन स्टेट किस में आएगी? लिक्विड ही आएगा बेटा, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट के बारे में अभी तक आपने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा होगा। आज मैं आपको साक्षात दर्शन कराता हूं प्लाज्मा स्टेट के। ये एक आपको एक ग्लोब टाइप नजर आ रहा है? हां सर, नजर आ रहा है। इसके अंदर अभी आपको कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही है सर। इस ग्लोब के अंदर एक गैस प्रेजेंट है। जनरली ये कोई नोबल गैस होगी। मैं बताता हूं नोबल गैसेस कौन सी होती हैं। जनरली ये कोई नोबल गैस होगी। ये होगी कोई नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। वैसे चांसेस यही है नियॉन आर्गन, नियॉन या आर्गन, नियॉन या आर्गन, वैसे कोई भी हो सकती है बट नियॉन या आर्गन होगी। इस ग्लोब के अंदर राइट नाउ एक गैस है लो प्रेशर पे। कहां पे? लो प्रेशर पे। अब मैं इसे थोड़ा सा एनर्जी दूंगा और ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गई है। अगर आपको नजर आ रहा है यहां पर रेड रेड लाइंस, बहुत बढ़िया बात है। नहीं नजर आ रहा, मैं कैमरे के पास आता हूं और आपको दिखाता हूं। क्या अब नजर आ रहा है आपको इसके अंदर रेड रेड लाइंस? हाँ नजर आ रही है, क्योंकि मुझे नजर आ रही है कैमरे में, तो आपको भी नजर आ रही होंगी। ये नजर आ रही है रेड रेड लाइंस। इस ये पता क्या हुआ है? गैसेस आयोनाइज हो गई हैं। गैसेस आयोनाइज हो गई हैं। जो इसके अंदर गैस थी ना, या तो आर्गन थी या नियॉन थी, वो आयोनाइज हो गई है। उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इसी कारण ये रेज आपको मूव होती नजर आ रही है। इवन ये सारी की सारी रेज मेरी एक फिंगर पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी अगर मैं इस पर रखूंगा। तो देखो, जैसे ही मैं इसको फिंगर टच करूंगा, देखना ये सारी रेज अभी रैंडमली मूव कर रही है ना, ये सारी मेरी फिंगर पे टच हो जाएंगी। ये देखो, हो गई कॉन्सेंट्रेट। अरे देख रहे हो, सारी फिंगर पे कॉन्सेंट्रेट हो गई। सर फिंगर अगर दूसरी जगह रखो तो वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी। सर इधर रख लो, इधर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, उसमें क्या? सर इधर रख लो, इधर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, उसमें क्या? सर दो जगह पे रखो तो दोनों जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। ये देखो, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह कॉन्सेंट्रेट हो गए। समझ गए? तो ये है क्या? इसके अंदर गैस है कोई, ऑलरेडी लो प्रेशर पे है। थोड़ा सा ही इसको पोटेंशियल देने पर, थोड़ा सा ही इसको पोटेंशियल देने पर, बैटरी लगा रखी है नीचे, ठीक है, वो गैस आयोनाइज हो गई है। उस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अब ये प्लाज्मा स्टेट में आ गई है। किस में आ गई है? प्लाज्मा स्टेट में आ गई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप थ्रू आउट द ईयर जो है वो क्लास में देखते रहोगे, ठीक है। ये आपके सामने है प्लाज्मा स्टेट, जब गैस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगी या लो प्रेशर पे होगी और उसमें गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं, ठीक है सर। सर और कोई एग्जांपल दे सकते हो प्लाज्मा का? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल है। ये देखो, लाइटनिंग है ना, बिजली का चमकना, उसमें भी ऐसा ही होता है, गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं, ठीक है। सोलर विंड, उसमें भी ऐसा ही होता है। अरोरा लाइट सुना होगा ना, वो पता नहीं आयरलैंड में या कहीं पे, मेरे को जगह का नाम नहीं याद आ रहा, वहां पर ऐसे स्काई में लाइट्स नजर आती हैं, ठीक है, वो अरोरा लाइट्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फ्लोरोसेंट लाइट, घर के अंदर जो व्हाइट वाली ट्यूब नहीं होती, बड़ी वाली, ठीक है, उसके अंदर भी प्लाज्मा स्टेट ही होती है, गैसेस को आयोनाइज किया जाता है। और न्यूक्लियर फायरबॉल, कहीं पर अगर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, तो उसके बाद एक वो वेव सी नहीं निकलती, फायरबॉल बोलते हैं उसे, न्यूक्लियर फायरबॉल, ठीक है।
वेलकम वेलकम। हाँ, नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, डेनमार्क में पाई जाती हैं। कुछ बच्चे डेनमार्क कह रहे हैं, कुछ नॉर्वे कह रहे हैं। मुझे पता नहीं है बेटा, मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया हूं, तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, हम भी आप ही की तरह हैं, मैंगो पीपल, आम आदमी, है ना, बिल्कुल। आइए, पांचवी स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये स्टेट में कहां पाई जाती है, जब एटम्स को, बहुत पार्टिकल्स को बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं, लो टेम्परेचर पे। ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, बट आपको ये बिल्कुल भी करना नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए, ये बहुत लो टेम्परेचर पर पाई जाती है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो तरह का पाया जाता है, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है मिक्सचर्स। फिजिकली अगर मैटर को क्लासिफाई करें तो वो पांच तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, एज वेल एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और अगर आप केमिकली क्लासिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तब या तो प्योर सब्सटेंसेस होंगे या मिक्सचर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, सिलेबस अब आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा अब सीरियस हो जाएं, इसी कारण मैंने चैट बॉक्स को बंद कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सर, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये एक ऐसा टाइप ऑफ मैटर है जिसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। इट इज ए टाइप ऑफ मैटर, एक ऐसा टाइप है मैटर का जिसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। इसको सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये एक कंटेनर रख लिया मैंने, ठीक है सर। इस कंटेनर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इस कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है हीलियम गैस। क्या पड़ी हुई है? हीलियम गैस। ये हीलियम गैस के पार्टिकल्स बना रहा हूं, हीलियम गैस। कभी ना कभी आपने हीलियम गैस को डेफिनेटली देखा होगा। जब आपने देखा होगा बचपन में वो गुब्बारे नहीं जो हवा में उड़ जाते हैं, उनके अंदर मेनली या तो हाइड्रोजन होती है या हीलियम होती है। मैंने हीलियम मान लिया। ये एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी हीलियम का हो, ये किसी और का हो। अगर अकेली गैस है तो ये भी हीलियम का पार्टिकल होगा, ये भी हीलियम का, ये भी हीलियम, 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 सब हीलियम के पार्टिकल होंगे। ठीक है। दूसरी बात, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हीलियम को मैं इधर खींच लूं, कुछ को उधर खींच लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने यहां पर छोटा सा छेद किया, क्या किया? छोटा सा यहां पर छेद किया, ऐसे किया, तो इसके अंदर से सारी हीलियम गैस निकलेगी। ये वाला पार्टिकल भी बाहर निकलेगा, ये वाला पार्टिकल भी बाहर निकलेगा, ये वाला पार्टिकल भी बाहर निकलेगा। इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्योर
सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं। पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। सर ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अरे भाई, अरे मैंने अभी एक ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस 1 2021 का स्पॉट कर लिया। पता है चैट बॉक्स में क्या लिख रहा है? मजेदार हो, मतलब कि कुछ बच्चे तो हैं मजेदार बैच में, कोई बात नहीं है ना। कह रहा पता क्या लिखा हुआ है, कह रहा मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल कब कराओगे। इन लोगों को आज की चिंता नहीं होती है, ये हमेशा फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा तब की बात नहीं सोचेंगे, ये आज का नहीं सोच रहे हैं, है ना। ये मोल कॉन्सेप्ट का सोच रहे हैं। जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा इनको एटॉमिक स्ट्रक्चर की टेंशन हो जाएगी। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा इनको पीरियोडिसिटी अगले चैप्टर की टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों से कोसों दूर रहें, कोसों, ठीक है। इनकी शक्ल भी दिखे, मुंह दूसरी तरफ मोड़ लीजिए, ठीक है। ये तो जबरदस्त है यार भाई। तुम बहुत सारे बच्चे हमें कहते हैं कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं बेटा। इतना दिमाग बचपन से ही था या अर्जुना जेई का बैच लेने के बाद आया है? ए भगवान कहां से है, ठीक है। चलिए, ऐसा ना कहें कि वो किसी और बैच से हैं, वो बैच भी हमारा ही है, ये बैच भी उनका ही है, ठीक है। बट ये हमेशा फ्यूचर में रहते हैं, है ना। ये किसी लड़की से मिलते हैं, अभी उसका नाम भी पता नहीं होता, ये उसी टाइम सोचने लगते हैं अच्छा अगर इसकी मेरी शादी हो गई तो जो हमारे 2 बच्चे होंगे उनका नाम क्या रखूंगा, हर्ष और तन्वी। अच्छा नाम है ना। अभी उस लड़की का नाम भी नहीं पता है, ठीक है। बट ये बहुत आगे की सोच लेते हैं। फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए पास आती है और कहती है भैया, बस एड्रेस बताना जरा। बस भैया सुनते ही सैया से वो जो भैया बन जाता है तो बस फिर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आइए टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है। यस, ठीक है। गुस्सा नहीं करते हम। हमने बोला भगवान ने हमें रोस्टिंग का टैलेंट दिया है तो गुस्सा काहे का करना भाई, ठीक है। चैट हम ब्लॉक करा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन हम कैंसिल करा सकते हैं, रोस्टिंग हम कर सकते हैं, फिर गुस्सा क्यों करना बताओ, ठीक है। तो ऐसे लोगों से कोसों दूर रहें। इधर आते हैं टॉपिक की तरफ। सर प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले सर एलिमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी देखा पीरियोडिक टेबल। यस सर, ये पीरियोडिक टेबल में जो ये सब नजर आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे 118 एलिमेंट्स हैं। क्या है ये सारे, क्या हैं ये एलिमेंट्स हैं। समझ आ गया एलिमेंट्स क्या होते हैं? यस सर, ठीक है। एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के एटम होते हैं। सर अब ये क्या बला है, मैं बता रहा हूं बेटा आपको। जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने गैस रखी हाई, चलो हीलियम रख लेते हैं। कौन सी गैस रखी? हीलियम। दोबारा बता दो सर एक बार बाबू, हीलियम। अच्छा ठीक है सर, हीलियम एक एलिमेंट है, ओके। ये एलिमेंट बना किससे होगा? ये बना होगा हीलियम के एटम से, ठीक है।
सर हीलियम के एटम का सिंबल क्या होता है, दिखता कैसा है ना, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको ऐसे करते हैं HE। ये भी एक हीलियम का एटम है, ये भी एक हीलियम का एटम है, ये भी एक हीलियम का एटम है, ये भी एक हीलियम का एटम, ये भी एक हीलियम का एटम, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है सर। सर कोई ऐसा ही सर एक और एग्जांपल, अरे क्यों नहीं यार, आपके लिए जान भी हाजिर है, आप तो फिर एग्जांपल बोल रहे हो। आइए, जैसे मैं अगर देखूं इस कंटेनर के अंदर, अब की बार मैंने रख दिया नियॉन गैस, रख दी, कौन सी गैस रख दी, नियॉन। नियॉन एक एलिमेंट है, ये किससे मिलके बना होगा, नियॉन के एटम से मिलके बना होगा। सर नियॉन के एटम का सिंबल क्या होगा, सिंबल लिखना था, गलती से ई आ गया साथ में, आई एम सॉरी फॉर दैट। सिंबल होगा नियॉन ऐसे NE, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल। ये भी नियॉन का एटम है, ये भी नियॉन का एटम, ये भी नियॉन का एटम, ये भी नियॉन का एटम, ये भी नियॉन का, ये भी नियॉन का, ये भी नियॉन का, ये भी नियॉन का, ये भी नियॉन का। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, और बात करते हैं और समझाते हैं। सर मुझे एक बात बताना, हाइड्रोजन, मैंने कहा ठीक है हाइड्रोजन के बारे में बात बता देते। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, चलो हाइड्रोजन का एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन का एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ओए क्या कर रहा हूं मैं, ये रहा H ऐसे। बट सर मैं ना क्लास 9th में था या 10th में था, तो मेरे टीचर ने पता क्या बताया था, हाइड्रोजन ऐसे पाया जाता है, ऐसे ऐसे H2 की तरह पाया जाता है। यस, ये बना कैसे, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ा होगा, ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये एक और एटम है हाइड्रोजन का, आपस में कंबाइन करके H2 बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर ये जो O2 होता है ये कैसे बना होता है बेटा, इसमें भी ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन का एक एटम और एक और ऑक्सीजन का एक और एटम आपस में मिलके ये बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। फिर ऐसे P4 कैसे बना होगा, फॉस्फोरस बोलते हैं इसे, फॉस्फोरस। ठीक है, P प्लस P प्लस P प्लस P, 4 एटम फॉस्फोरस के आपस में जुड़े होंगे और ये बनाएगा दैट इज P4। सर जैसे आपने बोला हीलियम एक एलिमेंट है, नियॉन एक एलिमेंट है, वैसे ये H2 क्या है, क्या ये एलिमेंट है, हाँ ये एलिमेंट ही है, ये एलिमेंट ही है, हाइड्रोजन का एलिमेंट ही है। ठीक है सर, ये भी एलिमेंट ही है, एलिमेंट में हमेशा सेम एटम होंगे, याद रखना, एलिमेंट हैज ऑलवेज सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होगी जिसमें से क्वेश्चन आ सकता होगा मैं उसे लिखूंगा MIT में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट ही है, क्या ये एक एलिमेंट है, हाँ ये एलिमेंट ही है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है ये मॉलिक्यूल है, एब्सोल्युटली राइट, बात करेंगे अभी आराम से, मेरे आगे मत चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरे पीछे भी मत चलिए। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बातें मत करिए, मैंने अभी एटम की भी डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने तो अभी मॉलिक्यूल की भी नहीं बताई, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, मेरे साथ चलो ना। सर कंपाउंड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स के अंदर एटम्स कंबाइन करेंगे डिफरेंट एलिमेंट के, एटम्स कंबाइन करेंगे डिफरेंट एलिमेंट के। जैसे ये देखिए, सोडियम का एक एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, Na से,
क्लोरीन का एक एटम कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? Cl से। सोडियम जब अकेला होता है तो पानी के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करता है, आग लग जाती है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, वो सोडियम के लिए ही एप्लीकेबल है। आई एक्सप्लोड व्हेन आई टच वाटर। क्लोरीन ये एक केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर वन में। ठीक है, क्या था? वर्ल्ड वॉर वन में ये एक वेपन की तरह यूज किया था। बट जब सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं NaCl, तो ये NaCl कहां यूज होता है? नमक की तरह। ठीक है कि नहीं? तो समझ आ गया, कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 ऑक्सीजन का एटम, ये हाइड्रोजन के एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, आपस में मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड वाटर, जो यहां पर हमने H2O से रिप्रेजेंट कर रखा है। एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है। मैं अगले पेज पे आपसे कुछ चीजें लिखूंगा और पूछूंगा कौन कौन एलिमेंट है और कौन कौन कंपाउंड है। ठीक है, कौन कौन एलिमेंट है और कौन कौन कंपाउंड है। आइए, आइडेंटिफाई फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं, क्या वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? जल्दी से बताइए। H2 गैस, HCl गैस, अमोनिया NH3 अमोनिया गैस। सर आप हमेशा ये गैस गैस ही क्यों करते रहते हो? कोई सॉलिड और लिक्विड वाला नहीं है? नहीं है यार, ऐसी बात नहीं। कैल्शियम ब्रोमाइड सॉलिड, सोडियम सॉलिड। सर कोई लिक्विड वाले भी लिखो। अच्छा चलो वो भी लिख देते हैं यार। लो, H2O लिक्विड, पानी पानी रे, हाँ खारे पानी रे, बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक है। और C6H12O6, ये हमने लिखा है ग्लूकोस। और बात करते हैं, Br2 लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, ये शुगर है, शुगर C12H22O11, आप इसे शुगर कहना चाहें शुगर कह लीजिए, केन शुगर कहना चाहें केन शुगर कह लीजिए, सुक्रोज कहना चाहें सुक्रोज कह लीजिए। मैं शुगर कह लेता हूं, चलेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है। क्या ये जो H2 बना है ये 2 चीजों से मिलकर बना है? यस। क्या दोनों H हैं? दोनों H हैं, यस। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। कंपाउंड के अंदर अलग अलग एटम्स होंगे, ये हाइड्रोजन के एटम और क्लोरीन के एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। ठीक है सर, तो सर ये कंपाउंड कहलाएगा। वेरी गुड। अमोनिया नाइट्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर बना है। नाइट्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम अलग अलग होंगे। यस सर, तो ये एक कंपाउंड है। कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम के एटम और 2 ब्रोमीन के एटम से मिलकर बना है। सर ये भी एक कंपाउंड है। सोडियम, इसके अंदर सिर्फ Na ही होगा, तो इसका मतलब सारे सोडियम के एटम्स हैं, तो ये एलिमेंट है। अलग अलग से मिलकर बना है, कंपाउंड है। एक ही टाइप से बना है तो एलिमेंट है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। ऑब्वियसली अलग अलग है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट से आया, ये ऑक्सीजन एलिमेंट से आया, फिर ये कंपाउंड है।
तो ये एक एलिमेंट है C12H22O11, कार्बन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम, 12 कार्बन के, 22 हाइड्रोजन के, 11 ऑक्सीजन के, अलग अलग से मिलके बना है, तो ये एक कंपाउंड है। किस किस के 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 करेक्ट हुए। किस किस के ये 10 के 10 करेक्ट हैं। चाहे आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं और पोल में भी बता सकते हैं। 10 के 10 करेक्ट है। कोई बात नहीं, अगर बीच में लैग हो गया था वो ठीक हो चुका। मेरे मेरे मी 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 मैं, सारी बकरियां यहीं पे इकट्ठी हो गई हैं। माइन माइन 10 आउट ऑफ 10, मी मी मेरा सर, ऑल करेक्ट सर, माइन मी मी मी, 9 आउट ऑफ 10 भी है, 10 आउट ऑफ 10 भी है, 10 मी मी मी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ शिट, देख रहे हो, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना रायते की, मेरा हाथ लग गया इधर, कुछ रायते जैसे ही पड़ा हुआ था वो फैल गया। 2 मिनट रुको जरा। हाँ, हे भगवान, चलिए हो गया क्लीन। एक क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे ये बताएंगे, इसका आंसर बताइए। पहले इसका पोल का रिजल्ट देखेंगे, फिर मैं इसको भी पोल में दूंगा आपको। बी क्विक, ये पोल स्टॉप कर देते हैं। मुझे लगता है 80 to 90%। अरे 97% बच्चों का सही है। अरे क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो। इसका भी आंसर दो पोल में और मैं भी सॉल्व करता हूं। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है या कंपाउंड बनता है। आंसर है दैट इज कंपाउंड। सर आपने अभी हमें मिक्सचर नहीं पढ़ाया, फ्लूइड नहीं पढ़ाया, पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे, ये और ये पढ़ा दिया ना, इन्हीं में से आंसर था। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, कंपाउंड, दैट इज ऑप्शन डी। जब 2 या 2 से अलग 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, मिक्सचर में होता है, फिजिकली कंबाइन करते हैं। मिक्सचर पढ़ाना है अभी, आइए पोल को करते हैं टॉप, रिजल्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 84% बच्चों को सही है। अरे बहुत बच्चे सही है यार। आदित्य राज, युवराज हैं, सैमरन हैं, कर्तव्य हैं, निशांत हैं। अरे लड़कियां कहाँ हैं हमारे बैच की, दिखाओ अपना जलवा। कर रही होंगी वो भी ट्राई, ऐसा नहीं है, बैच में है लड़कियां बहुत सारी, वो चैट बॉक्स से पता चल रहा है। अब बताते हैं आपको, एलिमेंट तो पता चल गया, हर एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये दोबारा कहते हो तो दोबारा बता देता हूं। ये सारे के सारे ये एलिमेंट्स ही हैं, ये 118 एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, ये जर्मेनियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कोई भी मैंगनीज है, वेनेडियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है सर, बट सर ये बताओ एटम क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट। अगर पोल नहीं आता है तो चैट बॉक्स जिंदाबाद, चैट बॉक्स ज्यादा इफेक्टिव है, उसी टाइम आंसर दे देते हो, मैं पढ़ भी लेता हूं उसे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, सबसे छोटा होना चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो, अकेला पाया जा सके या ना पाया जा सकते, डजंट मैटर, डजंट मैटर, बस सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। समझने के लिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं जिससे ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये एक फैमिली है। ठीक है, इस फैमिली के अंदर ये 4 पर्सन आपको नजर आ रहे हैं। ये फादर का नाम है रेयन और मदर का नाम है सोफिया और ये है सोनू, ये बड़ा भाई है, और ये है मोनू।
सर अंग्रेजों के बच्चों के ये इंडियन नेम कैसे हैं, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आइए मुझे बताइए इस फैमिली का सबसे छोटा पर्सन कौन है। ये 4 ईयर का है और ये 2 ईयर का है। वैसे मुझे लग रहा है मैंने गलत लिख दिया एज, ये छोटा लग रहा है मेरे को, है ना। दोनों छोटा, तो ये 2 साल का कर लेते हैं और ये 3 साल का कर लेते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन इस फैमिली का एटम है। एटम क्या है, सबसे छोटा होना चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे, करे या ना करे, सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। सर सबसे छोटा कौन है, दैट इज सोनू। तो ये है इस फैमिली का एटम। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है सोनू? अरे सोनू दुनिया में अभी कोई भी काम इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि अभी तो सुसु पॉटी जाने के लिए भी मम्मी को कहता, हाँ मम्मी कर ली मैंने, है ना। हाँ, खाना खाने के लिए भी मम्मी पापा हेल्प करते हैं, खाना बनाने में भी हेल्प करते हैं, कपड़े भी इसके धोते हैं, इसके लिए कमा के भी लाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इस फैमिली के जो चारों पर्सन है, सबसे छोटा सोनू है, यही इसका एटम है। यहां पर भी एक फैमिली है, इसमें भी नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं RSTUV। सबकी एज लिख रहा हूं मैं। आर की एज है 45, एस है 20, टी है 48, यू है 24, वी है 22। इस फैमिली का एटम कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है इस फैमिली में? RSTUV, सबसे छोटा। आंसर है एस 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 एस, सबसे छोटे। एज में ये ईयर्स लिखे हुए हैं। गधों ने हाइट की वजह से आंसर दे रहे हैं कई जने। अबे हाइट से नहीं पता चलता, एज से पता चलता है कौन छोटा या बड़ा होता है। तभी छोड़ गई बेटा तुम्हें, तुम ऐसी हरकतें करते थे ना। आइए, तो इस फैमिली का एटम कौन है, इस फैमिली का एटम कौन है? ये एस है इस फैमिली का एटम। क्या इस फैमिली का जो एटम है, क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है? हां कर सकती हैं। ये अपने लिए खा भी सकती हैं, बना भी सकती हैं, कमा भी सकती हैं, अपने कपड़े भी धो सकती हैं, सब कुछ, सारे काम ये खुद कर सकती हैं। इस फैमिली का एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इस फैमिली का जो एटम है सोनू, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। नो इंडी लिखना था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बेचारा अकेला अभी नहीं रह सकता। एस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, दुनिया का हर एक काम ये अकेली कर सकती हैं अगर ये करना चाहें तो। ठीक है, कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, कुछ ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सबसे छोटा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो या ना हो। जैसे कोई कहे कि यहां पर मैं एलिमेंट का नाम लिखूंगा, यहां पर उसके एटम को रिप्रेजेंट करूंगा। हीलियम, क्या ये हीलियम का एटम ऐसे लिखा जाएगा? यस, हीलियम के एटम को ऐसे लिखेंगे। कोई कहे नियॉन, ये रहा उसके एटम को Na। कोई कहे क्लोरीन, ये रहा उसके एटम का रिप्रेजेंटेशन। कोई कहे सोडियम, ये रहा उसके एटम का रिप्रेजेंटेशन। कोई कहे हाइड्रोजन, ये रहा उसके एटम का रिप्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल से समझ आ गया एटम क्या होता है। सबसे छोटा होगा एलिमेंट का हिस्सा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या ना करे वो मैटर नहीं करता है, सबसे छोटा होना चाहिए, बस सबसे छोटा होना चाहिए।
आइए बात करते हैं और एक बार लिखते हैं। मैं यहां पर एलिमेंट लिखूंगा, उसका सिंबल लिखूंगा एटम का। लिख लेते हैं चलो फ्लोरीन से, ब्रोमीन से शुरू करते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन के एटम का सिंबल Br। क्या ब्रोमीन नेचर में Br की तरह पाया जाता है कि Br2 की तरह पाया जाता है? Br की तरह पाया जाता है, Br2 की तरह पाया जाता है? सारे जाने आंसर देंगे चैट बॉक्स में। Br के Br2, Br के Br2, जल्दी जल्दी बी क्विक। ब्रोमीन कैसे पाया जाता है? Br की तरह के Br2 की तरह? Br की तरह के Br2 की तरह? धड़ल्ले से आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे आंसर करेक्ट दे रहे हैं। आंसर है Br2 की तरह। आज मैंने लिखवाया भी था, Br2 की तरह पाया जाता है। इसका मतलब इसका एटम जो है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। अगर Br की तरह ही पाया जाता तो Br का एटम पाया जाता, बट Br की तरह नहीं पाया जाता। और करते हैं, जैसे हीलियम, हीलियम का एटम सर ऐसे लिखा जाएगा। क्या हीलियम He की फॉर्म में पाया जाता है कि He2, He4, He3 कैसे पाया जाता है? सर ऐसे ही पाया जाता है हीलियम। तो इसका मतलब इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये वाली फैमिली है ना, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और ये वाली फैमिली Br, ये वाली फैमिली है, बेचारे के एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और करते हैं। जल्दी से बताइए मुझे, नियॉन, अगर नियॉन Ne की फॉर्म में पाया जाता है तो इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और अगर ये कंबाइन हो जाता है किसी के साथ Ne2, Ne3, Ne4 ऐसे पाया जाता है तो इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। कैसे पाया जाता है? नियॉन या किसी और फॉर्म में? जल्दी जल्दी बताइए। क्या एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? यस और नो? एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यस और नो? उसके बाद क्लोरीन का बताइए। अगर क्लोरीन Cl की फॉर्म में पाया जाता है तो इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बट अगर ये Cl2, Cl4 कुछ ऐसा पाया जाता है तो एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्लोरीन का नहीं है। क्योंकि क्लोरीन कैसे पाया जाता है? Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। चलो जल्दी से, सॉरी इधर नहीं लगाना था, इधर लगाना था। डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अच्छा एक और बताओ, वो बताओ, ऑक्सीजन बताओ। चलो जल्दी जल्दी। और वो बताओ, ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन बताओ। और फॉस्फोरस बताओ। जल्दी जल्दी आंसर दो। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंबाइन करना ही पड़ता है, तो इसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है? सर N2 की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ जुड़ता है और तब एग्जिस्ट करता है। तो N का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे। फॉस्फोरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉस्फोरस कैसे पाया जाता है? चार फॉस्फोरस के एटम्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? P4 बनाते हैं, तो इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जल्दी से सल्फर के बारे में बताइए, बी क्विक। सल्फर, 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 सल्फर कैसे पाया जाता है? शाबाश,
सल्फर कैसे पाया जाता है? S8 की फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब 8 सल्फर के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तब एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो इसके भी एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो काफियों के पता चल गए, बाकियों के टाइम के साथ पता चल जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट इतना पता चल गया, जो अकेला पाया जाता है उसके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो अकेले नहीं पाए जाते उनके एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। पोल के थ्रू या चैट के थ्रू मुझे बताइए, क्या यह आपको क्लियर है कि नहीं? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सर मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, विच मानी विच मस्ट हैव इन चार्जर रुक जा देता हूं। उफ, ये ले जा, पानी दे मेरे को, प्यास लग रही बहुत। तेरी क्लास का टाइम हो गया। विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, थैंक यू। गेट क्लोज कर दे। नाइन्टी 97%। अरे शाबाश भाई शाबाश। आइए इधर बात करते हैं इस फैमिली में। इसका नाम आर था, इसका एस था, इसका टी था, इसका यू था, इसका वी था। एज भी सबकी क्या थी? आर की मेरे ख्याल से 45 थी, फिर 20, 48, 24, 22, 45, 20, 48 और जो भी था ये 20, पता नहीं कितनी थी यार, 24 और 22। इस फैमिली का सबसे छोटा पर्सन बताइए जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सर सबसे छोटा तो एस है, इसका एटम है। और क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है? एस हां, अपने लिए खाना बना सकती है, ला सकती है, कपड़े धो सकती है, कोई भी कमा सकती है, सारी दुनिया के काम कर सकती है। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकती है। क्या इस फैमिली का एटम और मॉलिक्यूल सेम है? जल्दी जल्दी बताइए। इस फैमिली का एटम भी यही है, मॉलिक्यूल सबसे छोटी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे। यस और नो में रिप्लाई करिए। क्या इसका इस फैमिली का एटम और मॉलिक्यूल सेम है? अब बात करते हैं इस फैमिली में। इस फैमिली का एटम तो ये है सोनू, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आओ सोनू से मोनू की तरफ चलते हैं। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं सर, ये भी 3 साल का बेचारा, ये भी ना खा सकता, ना बना सकता, ना कमा सकता, ये भी नहीं। फिर उसके बाद सबकी एज लिख देता हूं। सोफिया की एज है मान लेते हैं 30 और रेयान की एज है 35। ठीक है, सोनू एटम तो है पर ये मॉलिक्यूल नहीं है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मोनू एटम, सॉरी ना एटम है ना मॉलिक्यूल है। सोफिया, सोफिया की एज 30 है। क्या आपको पता है सोफिया अपने लिए खा सकती है, बना सकती है, कमा सकती है, दुनिया के सारे काम कर सकती है। तो इस फैमिली का जो मॉलिक्यूल है वो सोफिया है। इस फैमिली का एटम सोनू है, मॉलिक्यूल जो है वो सोफिया है। क्या यह बात आपको क्लियर है? क्या यह बात आपको क्लियर है? सबसे छोटा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, सबसे छोटा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। ये छोटा तो है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये तो बेचारा सबसे छोटा भी नहीं है तो वैसे, और ये इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर सोफिया, चारों में से वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और सबसे छोटी भी होनी चाहिए। चारों में से जो इंडिपेंडेंटली भी
एटम कोई और है, मॉलिक्यूल कोई और है। और इस वाली फैमिली में एस जो था वो एटम भी था और मॉलिक्यूल भी था। एलिमेंट मैंने लिखा हीलियम, उसका एटम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, ये रहा एटम। क्या हीलियम का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? हां, तो इसका मॉलिक्यूल भी यही है, इसका मॉलिक्यूल भी यही है, हीलियम का एटम भी यही है, मॉलिक्यूल भी यही है। ये एक एटम है हीलियम का, यही एक मॉलिक्यूल भी है हीलियम का। आइए क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटम ये रहा। क्या क्लोरीन ऐसे पाया जाता है? हीलियम ऐसी फैमिली है जिसका एटम और मॉलिक्यूल सेम है, जिसका एटम और मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। बट क्लोरीन क्या ऐसे पाया जाता है? नहीं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसे पाया जाता है, Cl2। इसका एटम और मॉलिक्यूल दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है दोनों सेम है, ये ऐसे साइन लगा देते हैं तो नॉट इक्वल। ये क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। मुझे जल्दी से बताइए, क्या फास्फोरस का एटम और मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम के लिए एस लिखिए, डिफरेंट के लिए डी लिखिए। सेम के लिए एस लिखिए, डिफरेंट के लिए डी लिखिए। सल्फर के लिए भी आंसर दीजिए। ये रहा एटम, ये रहा मॉलिक्यूल। सेम है एस लिखेंगे, डिफरेंट है डी लिखेंगे। सबका आंसर आ रहा है डिफरेंट है। ये फास्फोरस का एटम है, ये फास्फोरस का मॉलिक्यूल है। ये सल्फर का एटम है, ये सल्फर का मॉलिक्यूल है। दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन का एटम ऐसे लिखा जाता है, यस। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐसे लिखा जाएगा, यस। जल्दी से बताइए, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं? कितने एटम्स हैं? ये H2 के अंदर कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? सर ये नजर तो आ रहा है, ये देखो, दो। दो लिख दो। क्लोरीन एलिमेंट है, एलिमेंट। उसका एटम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। अब इसके अंदर बताओ जरा, एक मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? सर दो। हीलियम एलिमेंट है, उसका एटम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। हीलियम पाया भी कैसे जाता है? ऐसे। तो इसके हीलियम के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? एक, क्योंकि हीलियम का एटम मॉलिक्यूल सेम होता है। ऑक्सीजन एलिमेंट है, उसका एटम कैसे लिखा जाएगा? O से। इसका मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? O2 से। इसके अंदर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के? सर तो सल्फर एलिमेंट है, उसके एटम को S से लिखेंगे, सल्फर के मॉलिक्यूल को S8 से लिखेंगे। इस S8 के अंदर सल्फर के कितने एटम्स हैं? कितने कितने कितने? सर 8। एलिमेंट फास्फोरस है, उसके एटम को P से लिखेंगे, फास्फोरस के मॉलिक्यूल को P4 से लिखेंगे। इसके अंदर फास्फोरस के कितने एटम्स हैं? सर 4 एटम्स फास्फोरस के मिलेंगे, तभी ये बनेगा एक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन एलिमेंट है, उसका एटम नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल उसका N2 है। तो नाइट्रोजन N2 बना कैसे है? कितने एटम से बना? मिलके बना है सर 2। सर आपने जितने भी क्वेश्चन कराए, 5-6 हो गए, 1 2 3 4 5 7 है मेरे ख्याल से, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे एलिमेंट के कराए हैं। बट आपने तो बोला था कंपाउंड के बारे में भी बात करेंगे। हाँ यार, कंपाउंड के बारे में भी करते हैं। आओ आओ आओ। कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? CO2। जल्दी से बताओ, इसके अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं? कार्बन के, मेरे को तो एक ही सी नजर आ रहा है, एक ही एटम कार्बन का नजर आ रहा है, एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? सर 2 नजर आ रहे हैं, दो दो दो, तो 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के। टोटल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन।
4। एक कंपाउंड है ग्लूकोज, इसके मॉलिक्यूल को कैसे लिखेंगे? C6H12O6। इसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6। टोटल एटम्स कितने? टोटल एटम्स कितने होंगे? ठीक है, 6 इसके, 12 इसके, 6 इसके, 6 12 6 comes out to be 24। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? यस नो, यस नो, यस नो। शिट शिट शिट। जल्दी करो रिप्लाई यार। नाइन्टी 96%। अरे बहुत है भाई, बहुत है। दैट इज मोर देन इनफ। अब मेरी बात को सुनिए और समझिए। सर आज का हमारा होमवर्क क्या है? रिवाइज टुडेज क्लास नोट्स। मैं होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया करूंगा, बट आज की क्लास क्योंकि हमारी पहली क्लास थी, इसमें आप क्लास नोट्स को रिवाइज करके आएंगे। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अब मैं आपको बताता हूं रिवीजन करने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है। दैट इज फोकस। ठीक है, फोकस नहीं रहता है। आप किताब अपने सामने रखते हैं, जैसे मेरे सामने कोई ऐसे मॉड्यूल पड़ा हुआ है नीट का, मैंने उठाया, सामने कोई भी पेज निकल गया, सॉलिड्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स, ओके, 3 ग्रुप। फिर उसके बाद दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर आप उसकी यादों में खो जाते हैं, फिर 4 घंटे बीत जाते हैं। जो काम आधे घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए था, उसको करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एफिशिएंसी 0 होती है। अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो यूज करिए अपना फोकस को बढ़ाने के लिए पेन टेक्निक। सर ये पेन टेक्निक होती क्या है? 2 मिनट सुनिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, फॉलो करना आपका काम है। पेन टेक्निक होती क्या है? आप जब भी कोई चीज पढ़ें, ठीक है, हाथ में आपके जो भी पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, फिंगर भी काम करेगी, आपकी ये फिंगर उस चीज पे मूव करती रहनी चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है मेरे सामने, कोवलेंट क्रिस्टल, ये फिंगर साथ साथ मूव करती रहेगी। कोवलेंट क्रिस्टल, इन कोवलेंट क्रिस्टल्स एटम्स एट देयर लैटिस पॉइंट्स आर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। ठीक है, ये साथ साथ अगर फिंगर, ऐसा हो ही नहीं सकता नीचे फिंगर मूव कर रही है और आप उसकी यादों में खोए हुए हैं। किसकी यादों में? अरे जो दीवार पे छिपकली चल रही है उसकी यादों में। आपने कुछ और सोचा, हाँ बेटा डर्टी माइंड है आपका, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा था। अगर आपकी फिंगर मूव करती रहेगी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दिमाग कहीं और चला जाए। छोटी सी टेक्निक है, इंपैक्ट इसका इतना बड़ा है। वो पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, फिंगर हो सकती है, किसी कोई भी चीज हो सकती है, उसको यूज जरूर करिए। 21 डेज आप इसे रेगुलरली यूज करिए। बिलीव मी,
आपका फोकस अगर आज की डेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ाया भी हुआ है, इट विल फॉल इनटू प्लेस। चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी अगर आप इनको 21 डेज फॉलो करेंगे तो। वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। हाँ ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए, ठीक है। इसी के साथ आज हम आपसे अलविदा लेते हैं, बट मुझे पूरी उम्मीद है ये जो अर्जुन, पहली बात तो यार एक बात बताऊं आपको, सच बात, इस बैच की जो ये पीपीटी वगैरह बनाई है ना इन्होंने, थैंक्स टू पीडब्ल्यू टीम, क्या गजब पीपीटी बनाई है यार। आज मैंने घर पे सबको दिखाई है, इतनी मोटिवेटिंग है ना। बहुत सारे बैच पढ़ाए मैंने, अर्जुना ये मेरा हमारा अर्जुना का ये 3rd ईयर है, और हर बार अर्जुना में था मैं, पिछले से पिछले साल, इस साल, हर, बट ये बैच की पीपीटी जो बनाई है ना, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, मतलब कि जबरदस्त पीपीटी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि जैसे इस अर्जुना ने अपना तीर तान रखा है निशाने पर, आप लोग कल मुझे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे इसी क्लास के अंदर, क्योंकि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल बैकलॉग नहीं होगा। जैसे आज नहीं हुआ था वैसे कल भी नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं जी फिर आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।